मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर आज मनाया जा रहा है, मगर शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में शदीद दबाव का सामना भी देखने में आ रहा है। वो बौखलाहट में कुछ भी कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान की जानिब से भारत को किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करेगा तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अराबी साहब, और इनसे पूछते हैं कि इस सारे मामले पर इनका क्या कहना है। अहमद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्या भारत सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर सकता है? क्योंकि पहले भी भारत बहुत सी इस तरह की वायलेशंस कर चुका है। पहलगाम वाक़े को मुद्दा बनाकर सिंध तास माहिदे को उन्होंने मुअत्तल किया था। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब एक रिटन एग्रीमेंट को, जिसके गारंटर्स पूरी दुनिया के बड़े इदारे थे, जिसका एक बाकायदा तौर के ऊपर जिसको डिज़ाइन किया गया, ड्राफ्ट किया गया, दोनों मुल्क बैठे, उन्होंने उसके ऊपर एग्री किया, और पूरी दुनिया के जो, और एक ऐसा एग्रीमेंट के जिससे पूरे खित्ते, जिसका नाम माना जाए, जो इतना सेंसिटिव है कि जिसमें इसकी सेंसिटिविटी इस हद तक ज़्यादा है कि पूरे खित्ते को जंग में झोंक सकता है। जब उस एग्रीमेंट को इंडिया ने नहीं माना, जब उसको इन्होंने यूनिलैटरली खुद से इन्होंने ख़त्म कर दिया, और अभी भी हट धर्मी इनकी ये है कि उस पर अड़े हुए हैं कि हम उसको ख़त्म ही कर देंगे और हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। जब वो ये कर सकते हैं, तो अभी जो सीज़ फायर हुई है, इस पर तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, इस पर तो अभी भी कोई प्रैक्टिकली गारंटर नहीं है जो ऑफिशियली इसको एंडोर्स कर रहा हो। तो यस, जो इस वक्त सिग्नल्स हैं भारत की तरफ से आ रहे हैं, जो इनकी जो तैयारियां हैं पिछले 4 से 5 दिन में, जो असलहा इन्होंने ख़रीदा है, जिस तरीके से विद इन इंडिया मोदी के खिलाफ सेंटिमेंट है, बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ उसके ऊपर प्रेशर है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, जिस तरीके से इस वक्त जो हमारा एनकाउंटर हुआ है इंडिया के साथ, उसमें जो असलहा, जो वेस्टर्न वॉर मशीन इस्तेमाल हुई इंडिया की तरफ से, उसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया। और जो चाइनीज मशीनरी थी, चाइनीज इक्विपमेंट था, एक वेस्टर्न एनालिस्ट है, उनको मैं पढ़ रहा था, वो उन्होंने लिखा कि चाइना पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अंदर अपने आप को एज अ वॉर मशीन या एज अ मिलिट्री माइट एस्टैब्लिश करने की, लेकिन उससे ये हो नहीं सक रहा था, उसको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। ये पाकिस्तान की वजह से चाइना को पहला ब्रेक थ्रू मिला है, जो कि पूरे जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट है। तो वेस्ट भी इस वक्त, जिसका असलहे को रुसवा करवाया भारत ने, वो भी इस वक्त भारत को पुश कर रहा है कि थोड़ा सा अपना इमेज, अपनी वॉर इंडस्ट्री का जो एक रेपुटेशन है, उसको बचा सके, थोड़ी रेपुटेशन को, वो भी इस वक्त इनको पुश कर रहे हैं। जिस तरीके से कल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने हजारों की तादाद में नए ड्रोन लिए, ड्रोन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन्होंने नए रिपोर्टेडली बनाए हैं इंडिया के अंदर, और जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर इनकी फॉर्मेशंस हो रही हैं, बाकायदा तौर पर अगर भारत अगले 20-25 दिन पे, स्पेशली जो ईद उल अजहा है उसकी टाइमिंग के अराउंड, पाकिस्तान के ऊपर एक और मिस एडवेंचर या हमला नहीं करता, तो ये एक मोजज़ा होगा। ठीक है, ये बहुत अहम खबर आप हमें दे रहे हैं। एक और आपसे इसी से मुतालिक एक सवाल है कि अमेरिकी सदर का भारत की जानिब से बदलते रवैये को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि सीज़ फायर में अहम किरदार अमेरिकी सदर का ही था। देखें, आप थोड़ी सी चीज़ों को क्लैरिफाई कर लें। अमेरिका बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है। अमेरिका तो पहलगाम का जब ड्रामा किया, उसके बाद से भी ये कह रहा था कि आप डी एस्केलेशन करें और आप, ये जंग नहीं होनी चाहिए और अमन करना चाहिए, ये सारा कुछ। अमेरिका पिछले 10 साल से बयानात की जो आप बात करती है, बयानात की हद तक तो वो कहते हैं कि इन दोनों मुल्कों को आपस में मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन इंडिया अमेरिका के कहने पे तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात इंडिया ने नहीं किए। वो तो कहते थे कि हम टेबल पर ही नहीं आएंगे। तो लिहाजा जिस चीज ने इंडिया को डी एस्केलेट करने पे मजबूर किया है, वो पाकिस्तान की अफवाज की दलेरी, बहादुरी, प्रोफेशनलिज्म और एग्रेशन था, जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंस था हमारा। और अभी भी जो इंडिया बैठा हुआ है और हमला नहीं कर रहा और हमारे शहरों के ऊपर अब तक दाखिल नहीं हुआ, वो भी सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की वजह से। आजकल के मॉडर्न दौर में आपकी जो मिलिट्री पावर होती है, वो गारंटी लेती है आपकी सॉवरेनिटी की और आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की। कोई कानून, कोई दूसरा मुल्क जब तक उसका इंटरेस्ट कन्वर्ज ना कर रहा हो आपके साथ, वो गारंटी नहीं ले सकता। और अभी भी भारत ने जो डी एस्केलेट किया, वो इस वजह से किया क्योंकि इनको मार बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इनको डर था कि अगर ये जंग 1-1.5 दिन और कंटिन्यूड रही तो फिर इनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे, बाकायदा तौर पे तबाह हो जाएगी। इस तरीके की तबाह हो जाएगी, अगले 5-6 साल ये उठ नहीं सकते। इनकी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसको जिस तरीके से पाकिस्तानी हिट कर रहे थे, जिस तरीके से इनकी फौज के अंदर बगावतें और गद्दारी के खदशात थे, जिस तरीके से
इनके जिस तरीके से इनके जो पॉलिटिकल टर्मोइल इनके अंदर आ गया था, जिस तरीके से मोदी के ऊपर प्रेशर आ रहा था, जो इंडिया के इंटरनल एनवायरनमेंट थी, उसकी वजह से इन्होंने भीख मांगी, इन्होंने घुटनों के बल गए टर्की के पास, यूएई के पास, अमेरिका के पास, क्या पाकिस्तान से कहें कि वो डी एस्केलेट कर दे। तो अभी भी जो गारंटर है इस डी एस्केलेशन का या इंडिया को उसकी प्लेस में रखने का, वो कोई और मुल्क नहीं है, वो आपकी अपनी अफवाज है। ठीक है अहमद साहब, एक और सवाल आपसे लेंगे। ये सवाल तो है लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आजकल बहुत न्यूज़ चैनल्स पर इसी के ऊपर डिस्कशन होती है। आजकल भारतीय मीडिया की क्या कैफियत है? पहले तो मीडिया हमने देखा कि बहुत बौखलाहट का शिकार थी, और क्या भारतीय मीडिया को इतनी आज़ादी हासिल है, इतना ईजीली वो झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर वो दुनिया के सामने इस तरह से शो कर सकते हैं? देखिए, पूरी कौम, आपका मीडिया जो है पूरी कौम की रिप्रेजेंटेशन होती है, आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है, आपके मुल्क के इदारों की रिप्रेजेंटेशन, इंडिया की जैसे बात आप कर रहे हैं। सो इंडिया का जो मीडिया है वो वही कर रहा है जो उसकी पॉलिटिशियंस करते हैं, वो वही कर रहा है जो उसकी फौज करती है, वो वही कर रहा है जो आरएसएस करती है, सारे का सारा, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही झूठ पे खड़ा है। ना इनका कोई नजरिया है, ना इनकी कोई स्टेट पॉलिसी है, ना इनको पता है कि इन्होंने फ्यूचर में आगे कहां जाना है, ना इनका विजन है। तो वो सारे का सारा लिहाजा एक झूठ के ऊपर इमारत खड़ी है कि भारत, जो अखंड भारत था, वो भारत यहां से शुरू होता था और ऑस्ट्रेलिया तक जाता था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहते थे और हिंदू राष्ट्र होता था और ब्राह्मणाइज्ड हुकूमत होती थी। ये सारे का सारा झूठ और फसाड है, और उस झूठ को बैक करने के लिए इनके पास और झूठ है। वो इनको अपने मीडिया के थ्रू प्रोपोगेट करते रहते हैं कि जी इंडिया जो पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क है, हम अमेरिका को भी आंखें दिखाते हैं, हम चाइना को भी आंखें दिखाते हैं, हम जो है इस खित्ते के सबसे बड़े बदमाश हैं। सारा कुछ क्योंकि झूठ पर मबनी था, लिहाजा मीडिया भी उसी झूठ की अक्कासी करता था। अब उनका वो झूठ टूटना शुरू हो गया, खुलना शुरू हो गया, दुनिया के सामने आना शुरू हो गया। फ्रांस के न्यूज़पेपर से लेकर वेस्टर्न जर्नल्स तक हर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ये जंग जीता है, और वो इनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट जो हैं, वो इस बात पे अग्री कर रहे हैं कि इंडिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो मीडिया के पास मीडिया के पास अब झूठ बोलने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से आपको वो पैनिक्ड नजर आ रहे हैं, इस वजह से आपको वो हाइपर वेंटिलेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको झूठ के अलावा उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। झूठ अब उनका चल नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम हुई हुई है उनको अभी। लेकिन कुछ न्यूज़ एंकर्स इस तरह के हैं वहाँ पर इंडिया में, वो अब बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर माफ़ी मांग रहे हैं झूठी खबरें चलाने पर। जी, आटे में नमक के बराबर है ना। बड़े अच्छे लोग भारत में मौजूद हैं जो अमन की बात करते हैं, जो लॉजिक की बात करते हैं, जो सेंस की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ सलूक क्या होता है आप ये देखें। उनको उठा लिया जाता है, उनको अगवा कर दिया जाता है। उनको जो बच्ची जो थी, जो बोली जंग पहलगाम के बाद, जिसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कहाँ चली गई जब पहलगाम, तो सिक्योरिटी फेलियर है इंडिया के बिहाफ पे। उस बच्ची को उठा लिया, गायब है, वो किडनैप्ड है, उसका पता ही नहीं है वो कहाँ पे। सो जो भी इस वक्त आवाज, पावरफुल आवाज है, जो आवाजें मैटर करती हैं, जो आवाजें इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, वो सारी की सारी या तो आरएसएस की हैं या हिंदुत्वा की हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं, या जिनको ये इन्होंने इजाजत दी हुई है बोलने की। जो अकल की बात करता है, जो लॉजिक की बात करता है, जो सेंस की बात करता है, उसको तो ये चुप करवा देते हैं। वो करण थापड़ का एक इंटरव्यू आया प्रवीण सवाने के साथ, वो तो इंडियन ही था। प्रवीण सवाने उनका एक्स आर्मी का ऑफिसर था, उसके साथ इंटरव्यू आया, उन्होंने उसका यूट्यूब चैनल बैन कर दिया। तो अब आप बताएं कि सिर्फ और सिर्फ इतना फैशिस्ट हो चुकी है इंडियन सोसाइटी इन इट्स कल्चर, इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर। पावर इस वक्त जो इक्तदार है भारत में, वो भेड़ियों के पास है, वो दरिंदों के पास है, वो बुचर ऑफ गुजरात के पास है। तो जो आवाजें इस वक्त सेंस नॉक कर सकती हैं पावर कॉरिडोर्स में, पावर स्ट्रक्चर्स में, या इंडियन ऑडियंस के लिए भी, उन आवाजों को साइलेंस करवा दिया जाता है। वो आवाजें मैटर ही नहीं करती। ठीक है अहमद साहब, आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे कि मोदी की जानिब से मुसलसल अब तक खामोशी की वजह क्या है? देखिए, खामोशी की वजह मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ ये दे आर लिकिंग देयर वुंड्स, दे आर रीग्रुपिंग, दे आर रीऑर्गेनाइजिंग, अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं एक बड़े हमले के लिए। मोदी ने सीज फायर के बाद कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पोस्टपोन हुआ है, रुका नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1.25 घंटे पहले राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उसने दोबारा ये बात आज पब्लिकली कही है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है और पोस्टपोन हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, ये दोबारा कंटिन्यू करेगा। तो इनकी खामोशी का मकसद ये है कि इनको जो अभी नुकसानात हुए हैं उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मिजाज देख रहे हैं दुनिया के मुल्कों को दोबारा से अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तैयारी कर रहे हैं सेकंड फेज या सेकंड राउंड ऑफ हॉस्टिलिटीज की, जो अगले 10-15 दिन, 20 दिन, यानी 10 to 15 डेज या 30 डेज की विंडो के अंदर अंदर आपको नजर आएगी, बल्कि पूरी दुनिया को नजर आएगी।
जी, बहुत शुक्रिया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अराबी हमें अपने कीमती वक्त से हमें बता रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी अभी भी कुछ अगले 10-15 दिन में एडवेंचर वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।